जब तक बताओगे नहीं मुझे समझ कैसे आएगा। तुम लोग को पता होगा शायद इंसानों में ये नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के दूसरे इंसानों को समझ सकते हैं। ये अभी तक अपडेट नहीं आया है हमारे में। तो कोई मुझे बताएगा। हेलो। 8 लोग आ चुके हो, 8 लोगों में से एक तो बताओ भाई। कल का होमवर्क ना मैम, हाँ। 4 क्वेश्चन दिए थे। ये कौन बात कर रहा है? मैं हूँ श्रुति। मैं मतलब कौन होता है? श्रुति श्रुति। ओके ठीक है, बताओ बताओ। What is the backbone of DNA structure? हाँ तो आंसर ढूंढ लिया। हाँ ढूंढा, पर शुगर फॉस्फेट। हाँ ठीक है, ये राइट आंसर है। ओके अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था? नेम द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए, राइट? तो उसमें कौन कौन से होते हैं बताओ। हम्म कौन से होते हैं उसमें? एडेनाइन होता थायमिन, साइटोसाइन, ग्वानाइन और है और थायमिन। एडेनाइन। एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन। ओके ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? अब इसमें हाँ। बताओ क्या न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? हम्म, हम लोगों ने पढ़ा था ना न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं पहले। जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, डीएनए और आरएनए। ओके हम्म, क्या मिला था तुम लोग को? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या क्या होते हैं बताओ जरा। अरे इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। श्रुति हाँ यस मैम। बोलो बेटा। तुम्हें मिला या नहीं मिला? अब नहीं मेरा मैम, मतलब नहीं मेरा। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड में शुगर आता है, फॉस्फेट आता है, सारे कंपोनेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन बेसिस ये सब। और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर आता है। ओके फॉस्फेट ग्रुप एक ही आता है सिर्फ। समझ में आया? हेलो। मैम वापस एक बार बताओ। अरे न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना उसमें डीएनए और आरएनए आता है। हम्म। न्यूक्लियोसाइड में जो है मतलब न्यूक्लियोटाइड में अभी दोनों डीएनए आरएनए मतलब दोनों ग्रुप आएंगे। मतलब फॉस्फेट और नाइट्रोजन, ये तीनों ही आएंगे। और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो ही आएंगे। ओके शुगर और नाइट्रोजन ठीक। बेसिस। ओके हाँ मैंने जो बताया था ना पेंटोस शुगर आता है उसमें। और बाकी के हाँ। सारे एडेनाइन, साइटोसिन ये सारे आएंगे। ओके हम्म। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ नंबर। Is the double helix right or left-handed? हाँ तो इसका बहुत ही इजी है। क्या था? Right-handed. ओके राइट। ये चैट्स में क्या लिखा है? व्हाट आर 5 न्यूक्लियोटाइड्स? विशाखा पवार कौन है बताओ जरा। मिस विशाखा पवार। ये क्या है हाथ ऊपर? माइक्रोफोन ऑन करके बोलो अपना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तुमने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देखे थे?
हेलो विशाखा। तुम सब लोग माइक्रोफोन ऑफ बैठो, वैसे घर पे थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हो। ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, Yes, ma'am. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. हेलो, हाँ दिख रही मैम। ओके। अभी मैंने कल क्या बताया था, हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने क्या देखा था, डीएनए रेप्लिकेशन देखा था, जहाँ पे डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है। ओके, तो आज हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अभी प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली हमें प्रोटीन बनाना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी सेल में, ये सारा हमें देखना है अभी। ओके, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करती जाऊंगी, फिर समझ लेना, और जो भी डाउट है यहीं पे पूछा करो। ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं कि तुम्हें कितना समझ में आया है। मैं सिर्फ पढ़ा के चली जाऊंगी, फिर बाद में तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो फर्स्टली स्टार्ट कर रही हूँ मैं। Protein is an important biomolecule. They serve enzymes and hormones. And proteins are composed of amino acids, and there are 20 amino acids in a different combinations. अभी प्रोटीन ये important biomolecule है, right? अब ये क्या they gives us enzymes and hormones, and protein किससे बने होते हैं, ये अमीनो एसिड से बने बने होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इसमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी इसमें अमीनो एसिड्स में अलग अलग कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम देखेंगे जेनेटिक कोड में बाद में। तो उसमें क्या होता है, टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं जिनसे 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं। उसमें से जो 3 कोडॉन्स होते हैं वो पूरे नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब पूरे यूजलेस होते हैं, और बाकी के जो 61 होते हैं यूजफुल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन देखते हैं प्रोटीन्स के। हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, अभी ये क्या करता है, डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। देन सेकेंड, बिल्ड अ न्यू बॉडी टिश्यू, अभी हमारे यहाँ पे टिश्यू कहीं खराब हुआ हो या फिर डैमेज हुआ हो, तो वहाँ पे वो न्यू सेल्स या फिर सेल से टिश्यू बनता है, तो वो प्रिपेयर करेगा। देन उसके बाद में एंजाइम्स यूज्ड फॉर डाइजेशन, अभी डाइजेशन में जो जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो भी सारे प्रोटीन्स बनाएंगे। ओके, ये बहुत इजी है स्लाइड, आई होप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोसेस आएगी वो द सेंट्रल डॉग्मा। अभी इसमें मैंने पहले बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन में डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होती है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, तो इन तीनों के बीच में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है उसको हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एरो के नीचे, द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से जो आरएनए बनेगा उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और यहाँ पे आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, देन पर्पस आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पे लोकेशन न्यूक्लियस, अभी ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, और इधर की जो होती है ट्रांसलेशन ये साइटोप्लाज्म में होती है और राइबोसोम में होती है, जो कि उसका सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, और यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होगा मतलब आरएनए बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा मतलब यहाँ पे फाइनल प्रोटीन बनेगा। ठीक है, देन DNA contains the original codes for making the proteins that living cells need. अभी ये क्या करते हैं, डीएनए कोड क्या करता है, प्रोटीन बनाता है जो कि हमारे डेली लाइफ में हमें चाहिए रहता है हमारी बॉडी में। और mRNA is a copy of a gene DNA molecule. mRNA will leave the nucleus of the cell and the ribosome will read its coding sequence and put the appropriate amino acids together. अभी यहाँ पे क्या होगा, mRNA हमारा डीएनए से बनने वाला है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस में बनेगा। अभी इसको हमें साइटोप्लाज्म में भी लेके जाना है, बट डीएनए का स्ट्रक्चर
इतना बड़ा है मैम कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। यस मैम। आ रही है अभी आवाज। यस मैम। ओके, ये तुम्हें कहाँ तक समझ में आया? हेलो, जब तक बोलोगी नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें सुनाई दे रहा है, कहाँ तक समझा है, तो प्लीज बोलो। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके, देन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी डीएनए मॉलिक्यूल जो हमारे लाइफ में है, ये इस पे कोड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, जो कि हमारे सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, देन एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है। डीएनए का जो कोड होता है वो सारा कॉपी कौन करता है? एमआरएनए करता है। तो वो न्यूक्लियस में जाके वहां पे एमआरएनए कॉपी करता है पूरा, और बाद में वो साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। बट क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग और लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब लार्ज अमाउंट में है पूरा डीएनए, तो वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए वो एमआरएनए को कॉपी करता है पूरा, और फिर बाद में साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो कि है ट्रांसलेशन, जो कि हम देखेंगे बाद में। ओके, देन मैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे देखो, जबकि हम लोग अभी ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, डीएनए से हम लोग को आरएनए बनाना है। तो उससे पहले हमें थोड़े बेसिक डिफरेंस जानने पड़ेंगे डीएनए और आरएनए में का, ठीक है। तो इसमें का डिफरेंस देखते हैं। आरएनए लाइक डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ सबयूनिट्स joined by the phosphodiester bonds. However, as a detailed below, there are key differences in the monomer units for each compound. Okay, तो अभी इसमें हम लोग ये पॉइंट्स देखते हैं। तो डीएनए में क्या होता है? शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है, जो कि पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। ओके, और इसमें आरएनए में क्या होता है? सिर्फ राइबोज प्रेजेंट होगा। ओके, मतलब कि 1 ऑक्सीजन। देन उसके बाद में बेसेस प्रेजेंट यहाँ पे होंगे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, तो इसके बाद में ये क्या होंगे अगले? थायमिन जो होगा यूरेसिल से रिप्लेस होगा। ओके, देन स्ट्रक्चर में क्या होगा? डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ओके, ये सारे बेसिक डिफरेंस हैं। होप तुम लोग को समझ में आए होंगे। आए समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अभी प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, कैसे होती है, ये सब देखते हैं। The process of formation of RNA from the DNA is referred to as a transcription. अभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि डीएनए से हम लोग आरएनए प्रिपेयर करेंगे, ओके, प्रोटीन बनाने के लिए। Only a segment of DNA from only one of the two strands participates in the process of transcription. अभी क्या होगा? डीएनए हम यूज तो कर रहे हैं, बट वो डबल हेलिक्स है, राइट? तो डबल हेलिक्स है, तो उसका हमें एक ही स्ट्रैंड चाहिए डीएनए कॉपी करने के लिए पूरा। ओके, तो ये दोनों स्ट्रैंड पे कॉपी नहीं होगा, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड चाहिए होगा, जहाँ पे आरएनए अपने कॉपीज एमआरएनए बनाएगा। ओके, तो एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे नीडेड है, और हमें इसके दो स्ट्रैंड्स को अलग भी करना है। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड हम कॉपी क्यों नहीं कर सकते? ये देखो, if both strands get transcribed at the same time, then two RNA molecules with different sequences will be formed. And in turn, if they code for protein, two different sequences of amino acids would be formed, which is turn give rise to two different proteins. And therefore, the one DNA fragment would end up giving rise to two different proteins. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर हम लोग टू स्ट्रैंड्स यूज करते हैं, तो आरएनए जब स्ट्रैंड को कॉपी करेगा, तो वो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स को कॉपी करेगा, तो वहां पे क्या हो गया? दो अलग अलग अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे वहां पे, तो उसके बाद में दो अलग प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। बट हमें बनाना क्या है? हमें एक ही प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो इसलिए वो एक ही स्ट्रैंड को पूरा कॉपी कर लेता है। The next point है transcription process occurs in nucleus and translation process occurs in cytoplasm. जैसे हमने अभी पहले देखा था,
ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जो कि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो वो न्यूक्लियस में होगा, देन उसके बाद में वो ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ओके, देन इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अभी इसको किसकी जरूरत है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। जब वो पूरी प्रोसेस जो है इसकी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के अंडर ही होती है, एमआरएनए की, जो डीएनए से कॉपी होगा। ओके, ये सारे पॉइंट समझ में आए? Yes, ma'am. ये एक बार पढ़ लो जरा। पढ़ लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। अभी हम लोग आरएनए बनाने वाले हैं तो उसके टाइप्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि क्या क्या करते हैं उनके टाइप्स। ओके, तो इसमें बेसिकली आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जिनका शॉर्ट फॉर्म है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए कैरीज कोडेड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? मैसेंजर आरएनए का, जो कि क्या करता है, कैरी करता है कोड्स, मतलब वो डीएनए के जो कोड्स होते हैं वो कॉपी करके वो मैसेज जो कोडिंग का होता है वो पूरा कैरी करता है आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। देन आता है ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन असेंबली। ओके, तो सब वहाँ पे जब प्रोटीन एग्जैक्टली बनना होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, तब ये टीआरएनए काम आता है। देन यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम, जहाँ पे एग्जैक्टली प्रोटीन जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इजी है, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, इनके नाम से ही याद में रह जाएगा तुम लोग। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अभी देखो हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट्स अभी क्या क्या है, हमें प्रोटीन बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे ये सारे हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डीएनए सीक्वेंस, तो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस क्या होता है? नीड टू मेक एमआरएनए। ओके, डीएनए सीक्वेंस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें मैसेंजर आरएनए बनाना होता है, वो कोड का एक मैसेज प्रिपेयर करना होता है और उसको कॉपी भी करना होता है क्योंकि डीएनए बाहर नहीं जा सकता। ओके, देन यहाँ पे प्रमोटर की भी जरूरत होती है। प्रमोटर अभी ये क्या होता है? जो कि प्रोसेस को बिगिन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड आता है स्ट्रक्चरल जीन, द जीन विच इज गोइंग टू ट्रांसक्राइब एंड गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एमआरएनए। ओके, तो अभी ये स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब क्या होगा? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसका, ओके, जो ट्रांसक्राइब होगा। देन उसके बाद में आता है टर्मिनेटर। अभी टर्मिनेटर का क्या होगा? टर्मिनेशन मतलब क्या होता है? प्रोसेस स्टॉप करना, ठीक है। अभी प्रोसेस के स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोमोटर लगता है, वैसे ही स्टॉप करने के लिए भी टर्मिनेटर ही लगेंगे। ओके, तो अगर वहां पे स्पेसिफिक फैक्टर आ जाता है तो वो प्रोसेस स्टॉप कर देगा। ओके, देन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी हमें लगने वाला है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। इनिशिएशन फैक्टर मतलब जो कि प्रोसेस अभी हम लोग को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो उसके पूरे प्रेजेंस में वो पूरी डीएनए जो होगा स्ट्रैंड होगा वो पूरा कॉपी होने वाला है, ठीक है। बट उसके यहाँ पे एक हमें फैक्टर लगेगा जो कि प्रोसेस स्टार्ट करेगा और एक फैक्टर लगेगा जो कि प्रोसेस एंड करेगा।
ओके, तो इसलिए इनिशिएशन फैक्टर है और टर्मिनेशन फैक्टर है। टर्मिनेशन फैक्टर मतलब जो स्टॉप करेगा। ठीक है, ये यूनिट सब समझ में आ गए? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन उसके बाद में देखते हैं अभी हम लोग ये यूनिट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या करते हैं। ठीक है, अभी फर्स्टली प्रमोटर देखेंगे। अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट टू द आरएनए पॉलीमरेज। अभी ये प्रमोटर क्या करेंगे, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे हम लोग को जहाँ से स्टार्ट करना है वो पार्ट हमें को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन इट इज प्रेजेंट एट 5' एंड। अभी ये 3' और 5' का डीएनए सीक्वेंस होता है, तो ये प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 5' पे। ओके, देन आल्सो कॉल्ड एज अपस्ट्रीम, मतलब उसको अपस्ट्रीम एंड भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन आता है टर्मिनेटर। अभी टर्मिनेटर क्या करेगा, ऑब्वियसली स्टॉप करेगा। स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट टू द टर्मिनेटर फैक्टर। अभी यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस होगा जो कि टर्मिनेटर कहाँ पे हमें स्टॉप करनी है वो हमें साइट बताएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर का जो है वो 5' पे प्रेजेंट है, तो ये नीचे का जो होगा टर्मिनेटर 3' पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आइए टर्मिनेटर और प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो उनको बाइंडिंग साइट देंगे और टर्मिनेटर मतलब जो उनको स्टॉप करने के लिए बाइंडिंग साइट देंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. तो अभी देखो स्ट्रक्चरल जीन, जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड मतलब जो सीक्वेंस और जो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब हो रहा है। ओके, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड इन यूकैरियोटिक सेल इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, अब ये पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वहाँ पे एक ही प्रमोटर होता है और एक ही एमआरएनए प्रिपेयर होता है। ठीक है, और वहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी ऑफ अमीनो एसिड्स वहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। ओके, और यहाँ पे यूकैरियोटिक में सिर्फ मोनोसिस्ट्रोनिक है, मतलब मोनो मतलब एक ही होता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटीन बनता है। ओके, और प्रोकैरियोट्स में बहुत बन सकते हैं। देन उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर आता है, जो कि फैक्टर मैंने बताया कि वो फैक्टर आके वहाँ पे अटैच होना पड़ता है, तब जाके वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। तब तक हमें बाइंडिंग साइड तो हमें प्रमोटर दे देगा कि हाँ यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करना है, बट ओके, बट कब स्टार्ट करना है ये कौन बताएगा, ये इनिशिएशन फैक्टर बताएगा। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर क्या है यहाँ पे, फॉर द ट्रांसक्रिप्शन द इनिशिएशन फैक्टर इज सिग्मा। अभी सिग्मा का सिंबल में पता है, तो ये फैक्टर जो है वहाँ पे आके अटैच होगा, देन वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन बाद में देखते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। अभी टर्मिनेशन फैक्टर जैसे इनिशिएशन फैक्टर है जो कि स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे अटैच होता है, वैसे ही हमें टर्मिनेशन की साइट मिलेगी, बट वो साइट मिलने के बाद हमें वहाँ पे एक मॉलिक्यूल भी चाहिए होगा जो कि वहाँ पे आके अटैच होगा और वो प्रोसेस को स्टॉप करेगा। ओके, तो वो फैक्टर कौन सा है, रो फैक्टर। इसका भी एक सिंबल होता है, आई होप तुम्हें सब लोगों को याद हो, उसको रो बोलते हैं। ओके, देन आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अभी इसके 3 टाइप्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के। ओके, तो यहाँ पे देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो कि जिसके अंडर पूरी प्रोसेस होती है डीएनए की कॉपी करने के लिए एमआरएनए को। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 होगा। अभी ये क्या तीनों का काम क्या है ये देखेंगे हम। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए करेगा। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें अभी एमआरएनए चाहिए, तो आरआरएनए मतलब पॉलीमरेज 1 नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो सेकंड क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए करता है, मतलब ये एमआरएनए प्रिपेयर करने के लिए मदद करता है। तो थर्ड वन जो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। हमें टीआरएनए भी नहीं चाहिए, आरआरएनए भी नहीं चाहिए, अभी वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए चाहिए। तो अभी सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए के लिए हमें क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 मतलब सेकेंड, तो ये हम लोग यूज करेंगे। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें का।
अभी यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं, when the mRNA synthesis occurs, the mRNA contains the exons and introns are non-functional where the exons are functional. Okay, जब mRNA सिंथेसिस होता है तो अभी देखो हम लोग जब प्रोसेस करते हैं तो वहां पे फर्स्टली जो 3 स्टेप्स होते हैं उसमें mRNA प्रिपेयर करने की या फिर वो कोड जो है वो कॉपी करने की, तो वो जो mRNA होता है वो प्री मैच्योर होता है, मतलब वो अभी तक मैच्योर नहीं होता, इसलिए हमें उस पर प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग करने के बाद ही वो mRNA मैच्योर हो सकता है और फंक्शनल हो सकता है। ठीक है, तभी ये नॉन फंक्शनल पहले होता है जब वो प्री मैच्योर होता है। ठीक है, तभी उस टाइम पे वहां पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक सीक्वेंस होगा और उसके यहाँ पे कुछ कुछ रीजन इंट्रॉन्स के होंगे, कुछ कुछ एक्सॉन्स के होंगे। ठीक है, तो अभी ये एक्सॉन्स क्या होता है, ये कोडिंग रीजन होता है कि जहाँ पे कॉपी होगा, मतलब कोडिंग होगा जहाँ पे। ओके, और इंट्रॉन्स क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी कोडॉन कॉपी नहीं कर सकते। ओके, या फिर कोई भी कोड नहीं डाल सकते। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इनको इंट्रॉन्स को बोला है नॉन फंक्शनल और एक्सॉन्स को बोला है फंक्शनल, क्योंकि एक ध्यान में रखना है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं। ओके, सो देयरफॉर इंट्रॉन्स इज रिमूव्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रीमैच्योर्ड mRNA। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, इंट्रॉन्स ये रिमूव कर देते हैं ताकि वो बाद में अच्छा सा एक मैच्योर mRNA बने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. ये थोड़ा पढ़ लो। ये प्रोसेस बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगती है बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये, तो अच्छे से ध्यान दे दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन और ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम। देखिए प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, अभी इसके की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इसे। अभी ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच genes DNA sequence is copied and transcribed to make an RNA molecule. ओके, अभी ट्रांसक्रिप्शन ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि डीएनए सीक्वेंस से हम डीएनए सीक्वेंस को हम कॉपी करके आरएनए बनाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली इसका मेन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए करता है। हम लोगों ने देखा था इसमें टाइप्स ऑफ आरएनए में। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज याद रखना, वहां पे एक ब्लॉक होगा जिसमें कि पूरा डीएनए अपने आप कॉपी होता जाएगा एमआरएनए में। ठीक है, तो ये होगा। देन थर्ड जो आता है ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ प्रमोटर सीक्वेंस नियर द बिगिनिंग ऑफ द जीन डायरेक्टली और थ्रू द हेल्पर प्रोटीन। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर हमें बताएगा कि इसकी बाइंडिंग साइट कौन सी है, इसलिए वहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा। ओके, देन फोर्थ प्रोसेस में क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज यूजेस वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट टू मेक अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, जो कि हमारा कॉपीड एमआरएनए है ना, जो कि डीएनए को देखे पूरा कॉपी होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें एक ही स्ट्रैंड यूज करने वाले हैं डीएनए का, तो वही सीक्वेंस हम लोग कॉपी करेंगे एमआरएनए पे।
mRNA पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ वन देखो, ट्रांसक्रिप्शन एंड्स इन द प्रोसेस फॉर टर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस इन द आरएनए व्हिच सिग्नल दैट द ट्रांसक्रिप्ट इज फिनिश्ड। अभी यहाँ पे टर्मिनेशन करके साइट होगी जहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फिनिश होने वाला है और ये साइट फिनिश करने की है, तो वहाँ पे वो टर्मिनेशन फैक्टर जाके अटैच हो जाएगा और सिग्नल दे देगा कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो गया है। ओके, ये समझ में आए 5 पॉइंट्स? हेलो, हाँ मैम। ओके, तो आगे जाते हैं। तो ओके, अभी हम लोग फाइनल जो स्टेजेस हैं ट्रांसक्रिप्शन के वो देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने उसके रिक्वायरमेंट्स देखे, क्या क्या लगता है, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, ये सारा देखा। अभी हम लोग मेन स्टेजेस देखेंगे उसके प्रोसेस के, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन विल बी इनिशिएशन, मतलब जो कि हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस। इलोंगेशन मतलब को जब प्रोसेस कैरीड आउट होगी। एंड टर्मिनेशन मतलब कि जब प्रोसेस स्टॉप होने वाली है। ये 3 पार्ट्स होंगे, स्टार्टिंग, कंटिन्यूअस और उसके बाद में स्टॉपिंग। ओके, इनको ऐसे ध्यान में रख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। इनिशिएशन प्रोसेस देखो अभी, transcription is catalyzed by an enzyme RNA polymerase. It attaches to the end, moves along the DNA molecule until it recognizes a promoter sequence, which indicates the starting point of transcription. And there may be multiple promoter sequences in DNA molecule. The transcription factors are proteins that control the rate of transcription. They too bind to the promoter sequences with RNA polymerase. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें यहाँ पे डीएनए तो हम उसका एक स्ट्रैंड लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इनिशिएशन प्रोसेस में फर्स्टली हमें पता तो होना चाहिए कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करनी है। और एक डीएनए बहुत ही ज्यादा लंबा होता है तो उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इनिशिएशन के। ओके, पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए यूज नहीं होता है, टिपिकल सीक्वेंस जो होता है वो डीएनए बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हमें प्रोमोटर साइट समझ में आ जाएगी उनकी इंडिकेशन से। तो वहां पे जब समझ में आ जाता है तो वहां पे एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है, एक प्रोटीन चाहिए होता है जो कि वहां पे प्रोमोटर फैक्टर अटैच हो जाए, तब प्रोसेस हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि वहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर कौन सा होगा, सिग्मा होगा, तो वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। बाद में एक इमेज है, मैं वो तुम्हें दिखा दूंगी और बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी सिर्फ इतना समझ लो। Once bound to the promoter sequence, the RNA polymerase unwinds a portion of DNA double helix, exposing the bases on each of the 2 strands. अभी यहाँ पे क्या होगा, promoter sequence पे ये क्या करेगा, unwind करेगा DNA, RNA polymerase जो होगा। ओके, क्योंकि DNA का हमें अलग अलग स्ट्रैंड चाहिए ऑब्वियसली। ओके, ये समझ में आ गई इनिशिएशन प्रोसेस। हेलो, किसी को समझ में आ रही है इनिशिएशन प्रोसेस? मैम एक बार शॉर्ट में रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ ओके, अभी इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। इनिशिएशन प्रोसेस में हमें डीएनए स्ट्रैंड को पहले तो अलग करना होता है। 2 स्ट्रैंड्स को ऐसे शेप में लाएंगे हम लोग, एक स्ट्रैंड अलग होगा, दूसरा भी अलग होगा, वो अटैच नहीं होंगे। देन उसके बाद में हमें उसके आगे आरआरएनए नहीं एमआरएनए प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि वहाँ पे एक ब्लॉक होगा। वो मैं इमेज में तुम्हें बता दूंगी इनिशिएशन, अभी बस इतना ध्यान में रख लो क्योंकि मैं आगे जाके प्रोसेस फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ओके मैं मैम। आगे इमेज में तुम्हें दिखाऊंगी तो वो ब्लॉक्स वगैरह वो सब समझ में आ जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। One DNA strand, the template strand, is read in a 3' to 5'. अभी ये DNA strand जो होगा ये कौन सी डायरेक्शन में रीड करेगा, 3' to 5' डायरेक्शन. So provides a template for a new mRNA molecule, and the other DNA strand is referred to as a coding strand. And this is because of base sequence of the mRNA is identical to it. अभी यहाँ पे हमारा डीएनए जो होगा, जो हमने लिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसका कॉपीड जो डीएनए होगा वो सेम आइडेंटिकल होगा डीएनए से। ओके, एमआरएनए जो होगा वो सेम आइडेंटिकल होगा उससे।
बस वहां पे आरएनए पे क्या होगा, थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे थायमिन की स्पेलिंग गलत है, बेसिस विद यूरासिल। अभी यहाँ पे थायमिन से यूरासिल क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा, थायमिन रिप्लेस होगा पूरा। Incoming ribonucleotides are used by RNA polymerase to form the mRNA strand, and it does this using complementary base pairing A to U, T to A, and C to G, and G to C. RNA polymerase then catalyzes the formation of phosphodiester bonds between the adjacent ribonucleotides. Bases can only be added to a 3' to 3' end, so the strand elongates in a 5' to 3' direction. Okay. अब यहाँ पे इस पूरे elongation प्रोसेस में क्या होगा, वहाँ पे बेस पेयरिंग होगा अच्छे से, जहाँ पे ए से पहले जब डीएनए में टी पेयरिंग करता है तो वो आरएनए में कौन सा पेयरिंग करेगा, ए को यू होगा। ओके, तो बस इतना ही समझ लो कि वो ब्लॉक्स में पूरे नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो पूरे कॉपीड हो जाते हैं एमआरएनए में। ठीक है, बस थायमिन को रिप्लेस कर देगा यूरासिल। अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये डायग्राम दिख रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे इनिशिएशन देखो, इनिशिएशन में क्या है, यहाँ पे ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो हमें प्रमोटर साइट समझ में आ गई, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, और ये इसमें का थोड़ा सा रीजन जो होगा ये पूरा अनवाइंड करेगा, मतलब कि इसमें इसके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो सारे ब्रेक करके क्या करेगा, सेपरेट करेगा ये दो स्ट्रैंड्स। ओके, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है, किसी एक स्ट्रैंड से ही कॉपी करना है सिर्फ। समझो ये प्रोटीन का इतना सा रीजन है या फिर ये रीजन है। ओके, हमें सिर्फ इसका ही सीक्वेंस कॉपी करना है। तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ये स्टार्ट से एंड तक रहता ही है। ओके, कारण वो क्या करता है, एमआरएनए का सीक्वेंस ही पूरा बनाना उसका काम होता है। ठीक है, तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज ये पूरा स्टार्टिंग से इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक रहेगा ही रहेगा, जो कि डीएनए का पूरा सीक्वेंस कॉपी करेगा। इनिशिएशन में फर्स्टली प्रोमोटर होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा और डीएनए हेलिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोमोटर साइट समझ में आ जाएगी, तो उससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। ये इनिशिएशन प्रोसेस है। इलोंगेशन में क्या होता है, और हाँ इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये बबल लाइक स्ट्रक्चर ये ऊपर ही आ जाता है। ओके, इसलिए मतलब इसमें ही सेम आता है ये। तो यहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे हमें आरएनए पॉलीमरेज है हमारा ये ग्रीन वाला। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने बबल जैसा स्ट्रक्चर हुआ है जहाँ पे दो स्ट्रैंड्स अलग हो गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आरआरएनए नहीं, आरएनए सिर्फ डाल सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैसेज क्या करेगा, कैरी करेगा। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आरएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है जो कि अभी यहाँ पे कॉपी हो रहा है। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रेड वाला सीक्वेंस है और ये ब्लू वाला सीक्वेंस है जो कि आरएनए का है। ठीक है, तो ये इलोंगेशन मतलब क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है यहाँ तक पूरी कंटिन्यू होगी। ठीक है, जब तक कि टर्मिनेशन नहीं आता तब तक ये पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी, और यहाँ पे जो कोड्स होंगे वो कॉपी होते रहेंगे आरएनए पे। ओके, और इस तरह से एमआरएनए बनेगा। अभी ये कंटिन्यूअसली बोला कि इलोंगेशन में ये कंटिन्यूअसली ऐसे बबल्स होते हैं, यहाँ पे पूरा एमआरएनए फॉर्म होते चला जाता है ये। तो अभी इसको स्टॉप भी करना है हमें, तो इसीलिए ये टर्मिनेशन प्रोसेस है। ओके, समझो यहाँ पे अभी समझ में आ गया कि यहाँ पे सीक्वेंस स्टॉप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर आता है। ओके, और यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि कब वो टर्मिनेशन फैक्टर आके अटैच होगा और तभी ये प्रोसेस स्टॉप हो सकती है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन फैक्टर आएगा, रो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो एमआरएनए अपने आप डीएनए से बाहर निकल जाएगा। ओके, तब ये बाहर निकलने के बाद में एमआरएनए कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनेशन देखो, elongation will be continue until the RNA polymerase encounters a stop sequence. At this point, the transcription stops and the RNA polymerase releases the DNA template. Okay, तो RNA यहाँ पे टर्मिनेशन को पूरी प्रोसेस स्टॉप कर देगा। ये समझ में आया इतना? Yes, ma'am.
इसमें कोई डाउट्स है तो अभी पूछ लो। इनिशिएशन में बस इतना ध्यान में रखो, यहाँ पे प्रमोटर साइड होती है और सिग्मा फैक्टर आके अटैच होना होता है प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोसेस पूरा कैरिड आउट करती है, ठीक है। और यहाँ पे इलोंगेशन में क्या होगा, ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे 2 स्ट्रैंड को सेपरेट करने के बाद में ये पूरा इलोंगेशन में ऐसे पूरा कंटिन्यूस होगा जब तक कि टर्मिनेशन ना आ जाए, ओके। तो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और यहाँ से सिग्मा हट जाएगा एक बार प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में, और टर्मिनेशन पे रो फैक्टर जो है वो अटैच होगा टर्मिनेशन साइट पे जहाँ पे प्रोसेस हमें स्टार्ट करनी है, ओके। ये शॉर्ट है पूरा, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ठीक है, चलो हम लोग आगे जाते हैं अभी, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, अभी मैंने क्या बोला था, वो आरएनए जो होगा एमआरएनए वो क्या होगा, प्री मैच्योर होगा, ठीक है। अभी तक वो मैच्योर्ड नहीं है, मतलब वो फंक्शनल नहीं है, ओके। तो हमें उसको फंक्शनल बनाना है, तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस है पूरी, ओके। प्री ट्रांसलेशन एमआरएनए प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन हम अभी क्या देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं, ओके। तो अभी ट्रांसलेशन के पहले प्रोसेस होते हैं जिसको प्री ट्रांसलेशन एमआरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग में क्या होता है, एमआरएनए को हमें मैच्योर करना पड़ता है आगे जाने के लिए, तभी वो फंक्शनल बनेगा, तभी वो अपना फंक्शन अच्छे से करेगा, ओके। The mRNA which has been transcribed up to this point is referred to as a pre-mRNA, and processing must occur to convert this into mature RNA. Okay, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमें pre-mRNA को mature mRNA में convert करना है अभी, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो आगे मैं बता रही हूँ, इसको 5' कैपिंग करके फर्स्ट वन प्रोसेस है। अभी ये क्या है वो देखते हैं। Capping describes the addition of methylated guanine cap to the 5' end of mRNA. तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइलेटेड guanine का कैप वहाँ पे 5' के mRNA पे आएगा, और its presence is a vital for a recognition of molecule by the ribosome and to protect the immature molecule from the degradation by the RNAs. Okay, तो यहाँ पे exactly क्या होता है, इसमें एडिशन होता है मिथाइलेटेड ग्वानिन का 5' पे, ओके, एमआरएनए के। और आगे क्या होता है, वहाँ पे जो इंट्रॉन्स होते हैं वो आगे के प्रोसेस में होंगे। तो देखो यहाँ पे इनमें सबसे ज्यादा जो मेन प्रोसेस होती है ये स्प्लाइसिंग होती है, जो कि ये तुम्हें बाकी जो है ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा लाइक स्ट्रक्चर में वो आता ही नहीं है इतना। तो स्प्लाइसिंग जो होता है इसमें मेन प्रोसेस होती है, ओके। ये जो देखा था हम लोगों ने, ओके। ये जो प्री ट्रांसलेशन एमआरएनए में जो प्रोसेसिंग होता है, तो हमें प्रोसेसिंग मतलब क्या, उसमें से जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन मतलब कौन से होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। तुम्हें इतना सा प्रोसेस समझाऊंगी तो तुम्हें पूरा समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रॉन्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, जहाँ पे कोड कोई नहीं आने वाला है, तो वो रीजन का हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो यूजलेस रीजन है पूरा। तो हमें वो रीजन कहीं पे आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में लेके जाके उससे कोई प्रोटीन बनाना ही नहीं है, क्योंकि उस पे कोडॉन्स है ही नहीं कोई, ओके। तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे इंट्रॉन्स पूरे रिमूव करने होते हैं, ओके। जब इंट्रॉन्स रिमूव कर देंगे, समझो ये इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को ये दो साइड्स, ओके। तो ये एक्सॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे पूरा कॉपीड एमआरएनए होगा, पूरा जो डीएनए से कॉपी किया होगा, और इंट्रॉन्स पे क्या होगा, जो कि नॉन कोडिंग रीजन होगा, वहाँ पे कोई कोड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये स्प्लाइसिंग में